जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, नोएडा में, उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक गैंग वॉर छिड़ी हुई है। और ये गैंग वॉर उस प्रकार की गैंग वॉर नहीं है जैसे पहले हत्याएं होती थी, शूटिंग होती थी, शूट आउट्स हुआ करते थे मुंबई के अंदर हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों के द्वारा, छोटा राजन के द्वारा। ये गैंग वॉर कुछ दूसरी प्रकार की है। ये ऐसे गैंग वॉर है जैसे आपने सुना होगा कि एक गैंग के सरदार के तहत 5-6 सरदार उभरते थे और उनमें फिर आपस में राइवलरी हो जाती थी। वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते थे और एक दूसरे से बदला लेने के लिए तैयार हो जाते थे और अलग अलग राइवल गैंग्स बन जाते थे, जैसा छोटा राजन, दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान सबके साथ हुआ। और ये होता क्यों है? ये होता है, मैनेजमेंट का एक सिद्धांत है। देखिए, किसी भी प्रशासन को चलाने के 3 तरीके हैं। एक है बिल्कुल डिक्टेटर टाइप एटीट्यूड, डिक्टेटोरियल। दूसरा है डेमोक्रेटिक और तीसरा है इम्प्लिसिट बार्गेनिंग। माने बी गुड अप्रोच, बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच और इम्प्लिसिट बार्गेनिंग अप्रोच। बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच का मतलब यह होता है कि राजा जो है हर काम दबंगई से कराता है, अपने दबाव में कराता है, अपने शारीरिक, मानसिक और सांगठनिक बल और पैसे के बल और बाहुबल के आधार पर कराता है। और जब तक वो ताकतवर रहता है, जब तक वो बुलंदी में उसके सितारे रहते हैं, तब तक सब लोग उसके हुक्म बजाते हैं। और पूरे विश्व के अंदर आपने ये होता हुआ देखा है और हमारे देश के इतिहास में भी ये होता हुआ आपने देखा है। दूसरा वे होता है बी गुड अप्रोच। बी गुड अप्रोच में जो शासक होता है वो बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक होता है, वो जनता की बात सुनता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे थे, उस टाइप का नेता होता है। लेकिन ये नेता अपनी जनता की आवश्यकताओं की सोचता है। वो एडवर्टीजमेंट में, पब्लिसिटी में ज्यादा पैसा नहीं खर्च करता, वो प्रचार प्रसार में पैसा नहीं खर्च करता। अपने आनंद भवन, स्वराज भवन भी देश को दान दे देता है। वो अपने करोड़ों अरबों की संपत्ति को छोड़कर फकीरों की तरह 9 साल जेल में रह लेता है। वो बी गुड अप्रोच होता है। और तीसरी होती है इम्प्लिसिट बार्गेनिंग। तुम मेरे लिए करोगे तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा, तुम मेरे लिए नहीं करोगे मैं तुम्हारे लिए नहीं करूंगा। ये 3 अप्रोच है। अच्छा, तीनों अप्रोच के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि सारी सिचुएशन में बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच उचित है, बी गुड अप्रोच उचित है या इम्प्लिसिट बार्गेनिंग उचित है। ये सब कुछ डिपेंड करता है किस क्षेत्र में हैं आप, किस समाज में हैं, उस समाज की मान्यताएं क्या हैं, वहां की लोकल कंडीशंस क्या हैं, वहां की सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या हैं। और उसके बाद समय के अनुसार, वस्तु स्थिति के अनुसार आपको अपना निर्णय लेना होता है कि आपको स्ट्रांग होना है या वीक होना है या गुड होना है। कुछ लोग साम से मानते हैं, कुछ लोग दाम से मानते हैं, कुछ लोग दंड से मानते हैं, कुछ लोग भेद से मानते हैं। ये हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, उसका चरित्र अलग है, उसी प्रकार से आपको निर्णय लेना होता है। और बाद में ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में इवैल्यूएशन होता है कि जो आपने उस समय रणनीति अपनाई थी वो सही थी या गलत। तो ये मुंबई वाली गैंग वॉर नहीं है जो इस समय नोएडा के अंदर छिड़ी हुई है। नोएडा आप जानते हैं एक बहुत बड़ा हमारे गोदी मीडिया का केंद्र है। पहले तो ये परिस्पर्धा चल रही थी गोदी मीडिया और यूट्यूब के बीच में। आज से 4-5 साल पहले गोदी मीडिया छाया हुआ था, पूरे विश्व के पटल पे छाया हुआ था। लोगों के पास विकल्प नहीं था, गोदी मीडिया ही देखते थे, उनके पास कोई ऐसा विकल्प नहीं था कि दूसरे ऑल्टरनेटिव मीडिया को देखें। लेकिन जब ये सरकार आई माननीय मोदी जी की, तो उसके बाद गोदी मीडिया को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, एनडीटीवी को अपने हाथ में ले लिया। ज्यादातर मीडिया जो है वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चले गए और ऐसी परिस्थिति बन गई कि जो निष्पक्ष पत्रकार थे, जो पत्रकारिता करना चाहते थे, जो वास्तविकता में जर्नलिज्म करना चाहते थे, उनके लिए जर्नलिज्म करना मुश्किल हो गया। नाम लेना क्या, बहुत सारे नाम हैं, आप जानते हैं। और इन लोगों ने फिर अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए, इन्होंने एक ऑल्टरनेटिव मीडिया दिया, लोगों को सुनने का और देखने का अवसर दिया। उन्होंने एक दूसरी तरह की जो पत्रकारों को करना चाहिए, भाई बेसिकली पत्रकारों को तो सत्ता से प्रश्न पूछने चाहिए और सत्ता की खामियों को एक निंदक की तरह, निंदक नियरे राखिए वाला जो सिद्धांत है
कि अगर निंदक आपके पास नहीं होंगे और आपको ये बताएंगे नहीं कि कहां आप गलत कर रहे हैं, तो असली मित्र तो वो है जो आपकी कमियों को बताए। अच्छाइयों को बताने वाले तो बड़े चाटुकार मिल जाते हैं, बड़े भाड़ मिल जाते हैं। तो ये दो ग्रुप बन गए, एक गोदी मीडिया का ग्रुप बन गया और एक यूट्यूब मीडिया का ग्रुप बन गया। धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों ने यूट्यूब मीडिया को देखना ज्यादा शुरू कर दिया, गोदी मीडिया के व्यूअरशिप कम होती चली गई, यूट्यूब की व्यूअरशिप ज्यादा होती चली गई। अच्छा, दोनों बिजनेस मॉडल को अगर आप कंपेयर करेंगे तो गोदी मीडिया के यहाँ करोड़ों की बिल्डिंग्स हैं, एयर कंडीशनिंग का खर्चा है, पत्रकारों को बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिलती हैं, एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा है, गाड़ियों का खर्चा है, दुनिया भर के खर्चे हैं, माने करोड़ों में उनके खर्चे हैं। तो मानी बात है, जब खर्चे करोड़ों में होंगे तो उनको आमदनी भी करोड़ों में चाहिए। इसकी तुलना में जो यूट्यूबर्स हैं उनके खर्चे बहुत ज्यादा नहीं है, इनकम भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन खर्चे भी बहुत ज्यादा नहीं है। भाई अपने घर से भी आप यूट्यूब चैनल चला सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर से, अपने स्टूडियो से यूट्यूब चला रहे हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो वहां पे तो असली मुद्दा यह है कि आपका जो इशू है वो लोगों को अट्रैक्ट करे और लोग आपको देखें। जितनी ज्यादा व्यूअरशिप होगी, जितने लंबे समय तक लोग आपको देखेंगे, जितने ज्यादा लोग देखेंगे, विश्व भर में देखेंगे, उससे आपकी इनकम होगी। तो जो गोदी मीडिया का बिजनेस मॉडल था जिसमें खर्चे बहुत ज्यादा थे और इनकम भी बहुत ज्यादा थी 3-4 साल पहले तक, और यूट्यूब जहां पे खर्चे बहुत कम हैं और इनकम डिपेंड करती है आप काम कैसा करते हैं। अब हुआ कि पिछले 2-3 साल के अंदर गोदी मीडिया की इनकम तो कम हो गई, खर्चे बरकरार रहे, खर्चे बल्कि बढ़ते चले गए। यूट्यूबर्स की इनकम बढ़ती चली गई, खर्चे कम हो गए, तो यूट्यूबर्स की इकोनॉमिक सिचुएशन बेटर हो गई और गोदी मीडिया की खराब हो गई। अच्छा, धीरे धीरे दो गुट बन गए पूरे समाज के अंदर। एक गुट ऐसा था जो कि विकल्प नहीं था, उसके बाद गोदी मीडिया देखना ही था उसको। एक गुट ऐसा बन गया और यूथ में वो ज्यादा हो गया कि वो यूट्यूब को ज्यादा देखने लगा, यूट्यूब को ज्यादा सुनने लगा। और इसमें वो लोग ज्यादा थे जो यूथ कम्युनिटी के थे, जो यंग लोग थे, जिनके पास मोबाइल्स थे, स्मार्ट फोन्स थे, तो वो दिखने लगे। तो यूट्यूबर्स की इनकम बढ़ती चली गई और गोदी। अच्छा, फिर क्या हुआ, गोदी मीडिया के अंदर एक और समस्या हो गई। अब गवर्नमेंट, कितने सारे गोदी मीडिया हैं, इतने सारे गोदी मीडिया को लगातार फीड करना, उनको पैसे देना, एडवर्टीजमेंट के पैसे देना, कॉन्क्लेव के नाम पे पैसे देना तो संभव हो नहीं रहा था। क्योंकि भाई अपनी इनकम जनरेट करो, तुम कम से कम अपने खर्चे निकालो, उसके ऊपर हम जो देंगे उससे तुम अपने ऐश करो। ये तो गवर्नमेंट कर सकती थी, गवर्नमेंट ने किया भी। लेकिन अब गवर्नमेंट के हाथ पांव भी फूलने लगे कि एक गोदी मीडिया तो था नहीं, सारे के सारे गोदी मीडिया थे। और गोदी मीडिया भी बड़े बड़े पूंजीपतियों के थे, तो उनकी भाई मुंह भी बड़े थे, उनकी आवश्यकताएं भी बड़ी थी। तो आपने देखा ये नोएडा के अंदर जो गोदी मीडिया है, इसके अंदर एक गैंग वॉर शुरू हो गई। एक तरफ सुधीर चौधरी जैसे लोग हो गए जो तिहाड़ में रह के आए थे, वो प्रसार भारती, दूरदर्शन के वो बन गए और उनको 15 करोड़ की तनख्वाह मिलने लगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उन्होंने उपकृत कर दिया था, सरकार उनसे बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। अब एक ये चौधरी साहब हो गए। फिर आपने देखा आज तक में दो पत्रकार पुतिन से जाके मिलाई, तो पुतिन से इंटरव्यू लेने का जहां हर गोदी मीडिया का एक सपना होता था, वहां पे आज तक वाली दो पत्रकारों को मौका मिल गया, तो वो भी एक सौतिया डाह का एक कारण बन गया। उसके बाद जब ये देखा कि भाई इनकम तो हो नहीं रही, खर्चे हमारे बहुत ज्यादा बढ़ गए। अच्छा, एक और बहुत बड़ा समस्या हो जाती है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। जब आपकी इनकम कम होती है तो आप खर्चे काटने के लिए सैलरीज कम करते हैं, फैसिलिटीज कम करते हैं। सैलरीज फैसिलिटीज कम करते हैं तो अच्छे लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो आप और कमजोर होते चले जाते हैं। ये हर सिख इंडस्ट्री और डाइंग इंडस्ट्री के अंदर होता है। तो ये दो गुट बन गए। अब एक तरफ तो सुधीर चौधरी जैसे लोग हो गए और दूसरी तरफ अर्नब गोस्वामी जैसे लोग हो गए। अब आज के तारीख में अगर पिछले 15-20 दिन से आप देखेंगे तो अर्नब गोस्वामी ने जितने भी मुद्दे उठाए, चाहे उन्होंने अभी जस्टिस गवई से एक इंटरव्यू किया है, उसमें भी बड़ा उन्होंने सामने खड़े होकर उनसे बात की है। अरावली हिल्स पे भी उन्होंने बात की है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे भी गवर्नमेंट को घेरा है। उन्होंने गोलू शुक्ला के मामले में भी घेरा है। मैंने हर मामले में अकेले अर्नब गोस्वामी अपने शो में तो घेरते हैं सरकार को, लेकिन उनके बाकी जो सारे के सारे प्रवक्ता वो हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो गवर्नमेंट के पक्ष में बात करते हैं। तो ही इज टेकिंग ए मिड स्टैंड। अब ये बहुत बड़ा रहस्य का कारण है कि भाई ये अर्नब गोस्वामी को आखिर हुआ क्या है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी ऐसी खबरें छान दी हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को 95% पैसा मिल रहा है, कांग्रेस को नहीं मिल रहा है। तो चाहे चुनावी बॉन्ड खत्म हो गए हो, लेकिन सारा पैसा बीजेपी के पास है। तो इंडियन एक्सप्रेस, जिसको हमने 1974-76 में इमरजेंसी के खिलाफ लड़ते हुए देखा रामनाथ गोयनका को, और बीच में अचानक उसने चुप्पी छान ली थी,
आज फिर वो भी उभरता हुआ दिख रहा है। बीच बीच में आज तक और एबीपी में भी हमको दिखाई पड़ता है, न्यूज 24 में भी दिखाई पड़ता है कि वो भी टक्कर लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो अब ये विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है गोदी मीडिया के अंदर आखिर जो हो रहा है, और ये जो दो गोदी मीडिया के बीच में गैंग वॉर हो रही है, इसका कारण क्या है। और ये जो गोदी मीडिया का एक पक्ष जो है सरकार के विरुद्ध प्रश्न पूछना, जो उसका मेन काम है, करने की कोशिश कर रहा है, तो आखिर इसका रहस्य क्या है। तो इस रहस्य को समझने के लिए, क्योंकि मैं प्रबंधन शास्त्र का छात्र हूं, मैनेजमेंट साइंस मैंने पढ़ाया है, तो एक बहुत अच्छा सिद्धांत है जो मैं आपके सामने पेश करता हूं, वह है मास्लोव्स थ्योरी, मास्लोव्स हायरार्की ऑफ नीड्स। मास्लोव्स ये कहते हैं कि एक व्यक्ति की आकांक्षाएं जो हैं कैसे कैसे बढ़ती हैं, क्रमवार बढ़ती हैं, और जब तक पहली आकांक्षा पूरी होती है, फिर दूसरी पूरी होती है, फिर तीसरी पूरी होती है, फिर 4 पूरी होती है, फिर 5वीं पूरी होती है, और ऐसा नहीं होता कि पहली पूरी होने के बाद 5वीं आ जाए। ये मास्लोव्स ने कहा, और ये ह्यूमन रिलेशंस का, मैनेजमेंट के सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने एचआर पढ़ी होगी उन्हें पता होगा। तो वो ये कहता, और ये बड़ा लॉजिकल है, आप भी इसको सुनेंगे तो आपको लगेगा बड़ा, और उसको कोरिलेट हम करने की कोशिश करेंगे गोदी मीडिया के बिहेवियर से और नव गोस्वामी के बिहेवियर से। पहली नीड होती है जिसको हम कहते हैं शारीरिक नीड्स, जिसमें आदमी को खाना चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, साइकोलॉजिकल नीड्स। ये वो नीड्स हैं जो बेसिकली जिसके बिना आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये हर जानवर को भी चाहिए, आदमी को भी चाहिए। तो ये बेसिक नीड्स हैं जो शारीरिक नीड्स हैं, और ये आपके जीवन के लिए, शरीर के एग्जिस्टेंस के लिए आवश्यक है। जब ये नीड पूरी हो जाती है तो खाना आपने खा लिया, पेट आपका भर गया। जानवरों का भी होता है, पेट भर गया तो उसके बाद अब ज्यादा खाना तो खा नहीं सकता वो, तो उसके बाद नेक्स्ट नीड उसकी होती है जिसमें उसे चाहिए सुरक्षा। सुरक्षा में उसको मकान चाहिए, उसको एक चारदीवारी चाहिए, उसको एक छत चाहिए, उसको एक ऐसा वातावरण चाहिए कि आई नीड सिक्योरिटी। और ज्यादातर लोग ऐसे हैं देश के अंदर जो सुरक्षा इज ए बिग फैक्टर इन देयर माइंड। तभी आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का जितना भी एडवर्टीजमेंट होता है वो सुरक्षा पे होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग थोड़ा बहुत तो उन्होंने, जिसके बाद जो भी आ गया है उसको सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। तो सुरक्षा फॉर देम इज ए बिग इशू। जब ये सुरक्षा भी पूरी हो जाती है तो तीसरी नीड आती है प्यार, कि भाई हमारा मकान भी हो गया, खाने पीने को भी मिल गया, अब हमें चाहिए लव, अफेक्शन, प्यार। अच्छा, जब ये प्यार की भी पूरी हो जाती है उसके बाद चाहिए आदमी को पहचान, कि लोग मुझे पहचाने, लोग मुझे जाने, लोग मुझे नमस्कार करें, विजिबिलिटी, रिकॉग्निशन, ये होती है। और लास्ट सिचुएशन जो होती है वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसके बाद आदमी कहता है कि भाई ठीक है, अब ये सब मिल गया, पैसा मिल, अब मुकेश अंबानी हैं या गौतम अडानी साहब हैं, इन लोगों के लिए पैसा उतना महत्वपूर्ण नहीं हो गया, इतना ज्यादा पैसा हो गया कि इनकी 100 पुश्तें खा सकती हैं। अगर ये काम करना बंद कर दें तो भी, एफडी में डाल दें तो भी 100 पुश्तें खाएंगी और राजाओं की तरह रहेंगी। लेकिन ये अब दे वांट टू रिटेन दैट पोजीशन एंड दे वांट टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, कि भाई इन्हें बिल क्लिंटन भी बुलाएं, इन्हें डोनाल्ड ट्रंप भी बुलाएं, इनको पुतिन भी बुलाएं, इनको शी जिनपिंग भी बुलाएं। जैसे अभी आज तक के 2 पत्रकारों को पुतिन ने बुला लिया, तो मानी बात है कि उनका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो रिक्वायरमेंट था पूरा हो गया। या डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिला लें तो बहुत बड़ी बात है। जैसे अभी मेसी आए थे हिंदुस्तान, तो एक एक हैंडशेक के उन्होंने 10-10 लाख रुपए लिए थे, या क्या लिया था मुझे नहीं पता, लेकिन इस प्रकार की चीजें होती हैं। अब सवाल यह है, जो गोदी मीडिया जिसने आनंद ही आनंद देखा पिछले 11 साल के अंदर, बड़ी बड़ी पार्टीज देखी, 5 स्टार होटल में पार्टी देखी, मोदी जी से मुस्कुराते हुए, हाथ मिलाते हुए देखा, सेल्फी खिलाते हुए देखा, फोटो खिंचाते हुए, अब ये आपस में सौतिया डांस शुरू हो गई, एक कंपटीशन शुरू हो गया। और उस कंपटीशन में अर्नब गोस्वामी को यह सहन नहीं हुआ कि सुधीर चौधरी कैसे आगे बढ़ गए, अंजना ओम कश्यप कैसे आगे बढ़ गई। अब वो सौतिया डाह भी से कही है या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कही है, जो मास्लोव्स थ्योरी के अनुसार है, लेकिन क्योंकि उनको सहन नहीं हुआ। लेकिन अब ये सोचना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि जो अर्नब गोस्वामी में किया, भाई मानी वाले बुद्धिमान आदमी है, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, बड़े हाईली एजुकेटेड हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, तो उन्होंने ये जो रिस्क लिया है, भाई हमने फाइनेंस में एक सिद्धांत पहले भी आपको बता सकता हूं, रिस्क रिवार्ड रेशो। कोई भी काम आप करते हैं तो इसमें रिस्क कितना है और रिवार्ड कितना है। भाई मानी बात है, अगर रिवार्ड ज्यादा है, रिस्क कम है तो आप करेंगे, रिस्क ज्यादा है, रिवार्ड कम है तो नहीं करेंगे। तो अर्नब गोस्वामी ने जो ये एक गवर्नमेंट के खिलाफ मोर्चा संभाला है, इसमें इन्हें रिवार्ड होने की क्या संभावना है और रिस्क क्या है। भाई रिवार्ड होने की तो यह संभावना है कि सरकार उनसे नेगोशिएट करे और कहेगी ठीक है भाई 2-4 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट में ले लो यार, हमारे खिलाफ मुंह बंद कर लो।
और रिस्क यह है कि सरकार उन पे ईडी की रेड करा दे और जैसे मुंबई के अंदर उनके साथ हुआ था वैसा हो जाए। तो मुझे तो लगता है कि रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से अर्नब गोस्वामी जैसा आदमी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। इसका मतलब यह है या तो उन्हें इंटरनेशनल लेवल से कहीं सूत्रों से पता चल गया है कि सरकार अस्थायी है, ये सरकार गिरने वाली है और नई सरकार जो आने वाली है उससे अपने इक्वेशंस ठीक करने के लिए, उससे अपने टर्म्स ठीक करने के लिए और 2-4 महीने का जो टाइम मिलता है इसमें अपने को न्यूट्रलाइज कर लें जिससे अगली गवर्नमेंट उतनी ज्यादा इनके खिलाफत ना करे जो बाकी गोदी मीडिया के साथ करेगी। तो अब ये देखना है जैसे जैसे इंडियन एक्सप्रेस और रिपब्लिक टीवी खुल के बोलने लगे हैं, क्या गोदी मीडिया के और चैनल्स भी बोलेंगे? अगर बोलेंगे इसका माने कोई इंडिकेशन बड़ा स्ट्रांग है और नहीं बोलेंगे और ये अर्नब गोस्वामी ही अपना स्टैंड चेंज कर लेंगे तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक दांव फेंका था, एक पासा फेंका था जो सफल नहीं हुआ। अब लेट अस सी व्हाट हैपेंस। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।